ये बड़ी बड़ी बातें लगती हैं कि मोदी जी कर देते हैं और घोषणा भी कर देते हैं और शानदार प्रचार भी हो जाता है। इतना प्रचार हो जाता है कि जैसे इन दोनों में यही फर्क है। अखिलेश यादव की जो सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, लेकिन उसके साथ प्रशासन में शक्ति के साथ न्याय भी चाहिए। न्याय पक्ष इस सरकार में बिल्कुल नहीं है। शेड्यूल कास्ट लोगों को सरकार चाहे तो उनकी परिस्थितियों को देखते हुए उनको एसटी और एसटी को आरक्षण दे सकते। और इतने दिनों तक 75 साल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसका समाधान निकाल रहे भाई, और समस्या बढ़ती जा रही है। मायावती के खिलाफ कोई पीआईएल आपने किया था? एक मतलब पूरा तंत्र लग गया था। कौन सांसद जो है जाके गाँव का हालत देखिए, किस सांसद ने उसको कर दिया। सांसद कहते हैं कि इसके लिए पैसा तो मिला नहीं, तो हमको सांसदी का पैसा खर्च करना पड़ा। उन शौचालयों की हालत देखिए कि वो आप बताइए 1200 का शौचालय देते हैं, 12,000 रुपये, उसमें 5,000 घूस ले लेते हैं लोग। क्या होता है कि अखिलेश यादव का अपना जो कैडर, जो जाति कैडर है, उस पर उनका नियंत्रण रहता नहीं। और वो सब गाँव चल के जमीन कब्जा करो, ये करो, वो करो। अब तो उनका लॉ एंड ऑर्डर जब ठीक नहीं रहेगा तो वो आपको जनता तो और ज़्यादा तबाह हो जाती है। जनता भाई भूखे रह जाएंगे लेकिन बेइज्जत तो ना हो। आज डिस्ट्रिक्ट जज के एक मुंसिफ को एक आईएएस से ज़्यादा सुविधा है। प्रधानमंत्री को भी आपने भ्रष्ट लिखा। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक भ्रष्ट है। अब उसमें ये भी लिखा था कि न्यायालयों में अखबार से लेकर फैसला भी बिकता है। मैंने लिखा कि हाई कोर्ट जज कैसे बनते हैं, जूते घिस घिस के लोग हाई कोर्ट जज बनते हैं, तो क्या न्याय देंगे। सीबी पांडे जिंदाबाद, जोर से कोर्ट के भीतर, कोर्ट के कहा। और मैंने कहा मुझे माफी नहीं मांगनी, मुझे 2 दंड दे सकते हैं आप दीजिए। कि मैं 87 से न्यायपालिका के भ्रष्टाचार की बात करता हूँ और ये खुलाआम भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या मेरे खिलाफ मिला था? मेरे पास तो उस समय ना घर था, जब मैंने इस्तीफा दिया तो मेरे पास मकान भी नहीं था, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, मेरे पास बच्चे इंटर में पढ़ रहे थे। फिर कह रहा हूँ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलूंगा तो ये मानना कैसे हो जाएगा? अगर गलत हो तो आप उसके लिए आप लाइन बनेगा कि मोतीलाल वोरा ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी इस्तीफा नहीं, यही हेडलाइन बनती। लेकिन मैंने उनको ये कहा कि ये तो मैं देख रहा हूँ कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी उस समय तो भ्रष्टाचार कहीं इक्के दुखे था, अब तो सब भ्रष्ट हो चुके हैं। आप एक जज का भाई इतना करोड़ रुपया आपके कैसे घर में कैसे आ गया? गेट पर चढ़ गया, बाहर लाठियां पड़े, डंडे खाए, सब हमने शुरू भ्रष्टाचार के खिलाफ कि अगर आप लोग यही सीट है, पिछले बार हार चुके थे, जिता दिए होते तो मैं प्राइम मिनिस्टर पद नहीं होता। एक वोट से तो न्यू हमारा कह सकते हैं कि न्यू तैयार किया वो और उस पर बिल्डिंग बनाया अम्बेडकर। रिजर्वेशन एक तरीके के पॉलिटिक्स का राजनीति हो गई, हथियार हो गया। डाल ये पिछड़े में यादव को भी या जो भी 2-4 हो जाते हैं, यही तो उनके तक नहीं पहुंचने दे रही हैं। तो मैंने कहा कि ब्राह्मण लोग, आपका हमेशा शुरू में जब भी समाज में विकृतियां आई हैं तो ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़ के उसमें योगदान किया है। रोज आप किसी भी एक बार हॉस्पिटल में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में, कभी इन्होंने नजर डाली कि किस तरह से बिलिंग हो रही है? कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया? नमस्कार, डीएनएम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और डीएनएम पॉडकास्ट में आज हम एक पूर्व जज से बात करेंगे। पूर्व जज चंद्रभूषण पांडे जी। चंद्रभूषण पांडे जी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने तब के सीजीआई पर सीधे करप्शन का आरोप लगाया था, जब वो गवर्नर के यहां विशेष सचिव हुआ करते थे। आज की तारीख में जुडिशरी में करप्शन पर खूब चर्चा हो रही है। आपको पता है कि दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट के जज के यहां नकद रुपए जलते हुए नजर आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस जज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। उनका सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आज और चंद्रभूषण पांडे जी जब नौकरी से हटते हैं इस्तीफा देकर के, उसके बाद चूंकि उन्होंने बेईमानी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई थी, इस वजह से उन्होंने एक पार्टी बनाई, नैतिक पार्टी। नैतिक पार्टी चलाते हैं और हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश के जाने माने एडवोकेट हैं। इसके साथ साथ वो ब्राह्मणों की भी पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि अंबेडकर बनाम ब्राह्मण मनुवादी, इसकी चर्चा भी होती रहती है। इन सारे मुद्दों पर हम आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। चंद्रभूषण पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि आपके भीतर इतना बड़ा साहस कैसे आया कि सर्विंग जज होते हुए, मतलब आप उस समय नौकरी में थे और नौकरी में होते हुए आपने सीजीआई पर सीधे करप्शन का आरोप लगा दिया? सबसे पहले तो मैं जज था, सिविल जज था लखनऊ में। तो उस समय मैंने एक किताब लिखी थी 40 साल। हाँ। और उसके पीछे पृष्ठभूमि ये थे कि उसमें देश के 1987 में देश की आज़ादी के 40 साल हो गए थे। हाँ।
और बड़े जोर जोर से इस बात का प्रचार किया जा रहा था कि बहुत भारत ने तरक्की किया। तो मेरे मन में ये आया कि ये ऐसा है नहीं, ये सच नहीं है। तो जज रहते हुए मैंने वो किताब लिखी कि 40 साल में स्थिति ये है देश की कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता और लगभग सभी संस्थाएं या सभी विभाग कहिए सब भ्रष्ट है। हमने लिखा प्रधान से प्रधानमंत्री भ्रष्ट है। प्रधानमंत्री को भी आपने भ्रष्ट लिखा? प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक भ्रष्ट है। मैंने ये भी लिखा कि किस तरह ये 87 में लिखा आपने? 87 में। अच्छा, 40 साल। और ये मैंने ये भी लिखा कि इस 40 साल में जो शुद्धू हरिजन है, जो उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आज़ादी के पहले जिनकी जैसी उनकी हालत थी वैसे ही हालत आज भी है। और मैंने उस शुद्धू हरिजन को पुस्तक समर्पित किया। मतलब लास्ट आदमी, जो समाज का आखिरी आदमी है, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं, यही मेरे कहने का मतलब था। और मैंने लिखा कि आज भी समय है, और मैंने खुद को इन्वॉल्व किया। हमने कहा कि हमारी पीढ़ी के लोग इस समय हर व्यवस्था में करीब करीब महत्वपूर्ण जगहों पर हैं। तो हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि इस व्यवस्था को सुधारें और आने वाले समय में, ताकि आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां में हमको गाली न दें, हमको लांछित पीढ़ी के रूप में याद न करें। ये बात मैंने उसमें लिखी। अब उसमें ये भी लिखा था कि न्यायालयों में अखबार से लेकर फैसला भी बिकता है। मैंने लिखा कि हाईकोर्ट जज कैसे बनते हैं, जूते घिस घिस के लोग हाईकोर्ट जज बनते हैं, तो क्या न्याय देंगे। तो अब ये सब बात, तो उस समय आप 40 अभी देश की आज़ादी के 40 साल हुए थे, और उस समय आप ये कल्पना कर सकते हैं कि एक जज की कुर्सी पर बैठ करके ऐसा लिख सकते हैं। मेरी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान किस पर गया कि जज हो गया आप कैसे लिख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान का कोई अखबार नहीं था, उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी नहीं, कोई अखबार नहीं था जिसमें एडिटोरियल न लिखा हो कि भाई उन्होंने, ठीक है उन्होंने बात तो लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए तो दूसरी बात है, लेकिन मुद्दा सही उठाया। लेकिन मुद्दा तो इन्होंने सही उठाया। सभी प्रश्न, उन्होंने पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा, हाँ, व्यापारियों को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। और फिर शुद्धू हरिजन की ओर इंगित किया, तो ये कौन सा गलत है? बता तो नहीं कि जाओ भाई शुद्धू हरिजन देखो, उनके शुद्धू हरिजन भाई सिंबॉलिक है। शुद्धू हरिजन वास्तव में जीवित व्यक्ति थे, उनका मैंने पूरा विवरण लिखा उसमें। लेकिन उस पर वो मेरे खिलाफ मुकदमे 30-35 जिलों से मुकदमे कि इन्होंने वकीलों के खिलाफ किया, न्यायपालिका के खिलाफ न्याय की अवमानना की। अंत में हाईकोर्ट में न्यायपालिका के अवमानना की मुकदमा हमारे खिलाफ चला। और वो मुकदमा ऐसा था कि उस मुकदमे में हंगामा हो गया, और उसमें मुझे हाईकोर्ट में जाना पड़ा था। उस हाईकोर्ट में जब हमारी पेशी थी पहले, बड़ा रोचक है घटना। अच्छा, हाँ, तो उस समय हाईकोर्ट कहाँ, लखनऊ में? लखनऊ में। अच्छा, तो लखनऊ में जब पहला दिन वो पेशी हुई, तो ये किताबें हमारी इतनी चर्चा में थी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के तमाम लड़के, और जिसमें ब्रजेश पाठक जैसे छात्र नेता थे, और भी वो छात्र नेता, उसमें के जितने छात्र नेता 87 के आप समझ सकते हैं, जितने बड़े बड़े छात्र नेता, सब उन्होंने गोल बुला के करीब 2000 युवकों ने इलाहाबाद यहाँ आके हाईकोर्ट में पहुंचे। उसमें इतना सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी जा सकता था हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट में उन्होंने पहुंचे, नारा लगाए, सीबी पांडे जिंदाबाद और ये वो, और अंत में कोर्ट में खचाखच कोर्ट में है। उसमें जब कार्रवाई चल रही थी, तो एक और रोचक बात हो गई। उसी में एक युवा ने कोर्ट की कार्रवाई में जज के सामने, 2 जज की सुनवाई हो रही थी, हम थे, और उन्होंने कहा कि सीबी पांडे जिंदाबाद, जोर से कोर्ट के भीतर, कोर्ट के कहा, और वो गायब हो गए। अच्छा। अब सारी कार्रवाई जो मेरे खिलाफ चल रही थी, उस लड़के के खिलाफ घूम गई। हो गए, कौन है कौन है। अब जज साहब ने कहा कि बुलाओ एसपी को, बुलाओ उसको, डीएम को बुलाओ, और उसको चिट्ठी लिखाया उन्होंने कि पकड़ के लाओ, ये लाओ वो लाओ। अब मामला जो है उस लड़के को खोजने में लग गई। यूनिवर्सिटी का छात्र था। तो खैर वो मामला चला। अंत में यहाँ से मेरे खिलाफ वो चार्ज लगाया कि नहीं, इन्होंने गलत कहा, इनके खिलाफ सजा होनी चाहिए इनकी। तो फिर उस मुकदमे, अब उस मुकदमे के दौरान बड़ी सुनवाइयाँ हुई, खूब हंगामा होता था। उस हंगामे में क्या हुआ कि ये, और हमारे वकील कौन बने? मार्कंडेय काटजू, जो बाद में हाईकोर्ट के जज बने। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज बने। वो मेरे इलाहाबाद से आते थे मेरे मुकदमे की पैरवी करने के लिए। तो और उसी के साथ साथ तमाम जिलों में मेरे खिलाफ मुकदमे हुए। और इधर हाईकोर्ट के वकीलों ने, लखनऊ के हाईकोर्ट के वकीलों ने मेरे खिलाफ बेवजह हड़ताल कर दी।
कि इनको बर्खास्त करो, इनका पुतला जलाया गया, इनको जेल भेजो, इनको डिसमिस करो, सब वो चला। अब देखिए देश में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं तो समझता तो पहला वो एक तरीके मुहिम थी, आंदोलन था, पहला इतना बड़ा। अगर 87 में 87 में इस बात को समझा गया होता तो एक बहुत बड़ा आंदोलन था ना, और पूरा फैला भी देश भर में। कोई ध्यान किसी ने नहीं दिया, इसलिए उसके बाद निरंतर आप देखिए चीजें बिगड़ती गई। हाँ, लगातार करप्शन बढ़ता जा रहा है, और हम तो उसमें माली स्थिति को अपना झेले। और जानते ही आपका, जबकि आप अभी भी सिस्टम में रह के सिस्टम के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे, जो प्रताड़ना होती मेरे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, क्या ट्रांसफ़र, 4 ट्रांसफ़र, 5 ट्रांसफ़र, एक यहाँ का वहाँ, 3 साल तक मैं झेलता रहा। 87 से लेकर 3 साल तक प्रताड़ना और झेलना, यही मेरा वो चलता रहा। उसमें कौन सा गलत क्या हूँ? अगर देश के लिए हमसे ही पूछा कि आप जज हो गए, क्यों ये लिखा आपने? हमने कहा भाई, आप भारत के संविधान ने ये तो नहीं कहा कि गलत बात के लिए जजों को सवाल उठाना चाहिए। मैंने कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई बात इसमें लिखी हो तो उसमें इतना ही नहीं हुआ। मुझे हाई कोर्ट में, यहाँ जब हड़ताल था, हाई कोर्ट में बहुत जबरदस्त करीब हड़ताल चल रही थी कई दिन, मुझे हाई कोर्ट में बुलाया गया, तलब किया गया, और 5 जज के सामने, चीफ जस्टिस और 4 जज और सीनियर जज के सामने पेश किया गया कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों लिख दिया। तो मैंने कहा कि मैंने तो जो लिखा है मैंने अगर दंड किया तो आप सजा कर दीजिए। उनको उम्मीद थी कि हम माफ़ी मांग लेंगे और माफ़ी मांग के अपना निकल जाएंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा मुझे माफ़ी नहीं मांगनी है, मुझे 2 दंड दे सकते हैं, आप दीजिए। अब ये बात भी देखिए, सिविल जज का एक लड़का, सिविल जज की उम्र क्या होती है, तो अब ये 5 सीनियर चीफ जस्टिस और 5 सीनियर जज के सामने, जिनकी सबकी उम्र 60 साल के आसपास, तो वो 55 साल के आसपास रही होगी, 60 साल, और मेरी उम्र 30-32 साल की थी। तो उनको बड़ा हैरत हुआ कि ये लोगों इसकी हिम्मत कैसे हो रही है बार बार ये कहने की माफी नहीं मांगूंगा, माफी नहीं मांगा, और मांगा भी नहीं मैंने, माफी मांगा भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं माफी मांगेंगे तो ठीक है, आपको ऐसा कर सकते हैं आप कि लिख के दे दीजिए कि कोई मेरा किसी दुर्भावना नहीं था। तो हमने कहा ये दुर्भावना तो मैंने किताब में लिख दी, किताब में ही लिखा था कि ये किताब लिखने का मेरा कोई किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, ये किताब में लिखा हुआ है, किताब में लिखा। मैंने वही लिख दिया कि मैंने कहा इस पृष्ठ पे मैंने पहले लिख दिया कि किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, तो वही लिख दिया। जज ने कहा अच्छा जाइए, लेकिन ट्रांसफर उस पर तो हुआ ही हुआ उसके बाद। अब लेकिन देखिए वो बात जो थी, फिर मैं राजभवन जब चला आया, तो ये फिर उसके बाद मोतीलाल वोरा जी को गवर्नर थे, तो आप राजभवन आ गए? फिर राजभवन आ गए। राजभवन मोतीलाल वोरा पहले हम उसके पहले ही आ गए थे। अच्छा। मैं 2000, ये तो 87 के, फिर 2090 में, 87 के बाद 90 में मैं राजभवन आ गया। और अब कैसे राजभवन आ गया, अब 3-4 जगह पोस्टिंग होते होते मतलब सिस्टम में आ गया, मतलब राजभवन। उसके बाद 1-2 गवर्नर रहे, ये पहले एक मुस्लिम गवर्नर थे, फिर बी सत्यनारायण रेड्डी आए, फिर मोतीलाल वोरा आए, उसमें राष्ट्रपति शासन लगे। तो उसमें राष्ट्रपति शासन में मोतीलाल वोरा के साथ दुर्भाग्य था कि मैं उनके साथ काम कर रहा था। दुर्भाग्य उनके लिए था कि वो चले गए, बाद में हवाला का विवाद हुआ, तुम चले गए, लेकिन मैं उनके लगभग 3 साल काम किया। तो हम उसी बीच में हमको उन लोगों ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि आपको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। वोरा जी के हटने के बाद? नहीं, वोरा जी के टाइम में ही। अच्छा। वोरा जी जैसे ही आए, अभी जैसे ही आए तब से मेरा ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया, लीगल एडवाइजर के पास से हटा के किसी को दूसरे को पोस्ट किया वो। अब जब वोरा जी ने कहा भाई कि अभी तो मैं आया हूँ, अभी तुम्हें कुछ समझा नहीं, आप काम कर रहे हैं तो आप क्यों जाएंगे? मैं भी, उन्होंने कहा कि आप नहीं जाना है। उन्होंने चिट्ठी लिख दी चीफ जस्टिस को कि इनको नहीं जाना है हमारे साथ रहे। लेकिन पता नहीं क्यों उसको वो लोग बार बार नहीं इनको आप रिलीव करिए, अब कह रहा है इनको रिलीव करिए। अब गवर्नर कह रहा भाई, गवर्नर हेड ऑफ स्टेट है। हाँ, अगर वो उसको क्या इतना अधिकार नहीं है कि, यही मैं कह रहा था कि गवर्नर वोरा जी कह रहे थे भाई मैं हेड ऑफ स्टेट हूँ, मुझे इतना अधिकार नहीं है कि मैं किसको अपना लीगल एडवाइजर रखूँ। हाँ। और जो आदमी ऑलरेडी पहले से काम कर रहा है, हाँ, मैंने लाया भी नहीं, पहले से आया है, हाँ, तो उसको मैं आप अगर कह रहा हूँ कि इसको हम रिटेन करना चाहता हूँ तो आपको क्या आपत्ति क्या है? फिर लिखते खैर उन लोगों ने भी समझ लिया कि वोरा जी नहीं करेंगे। तो जैसे ही वोरा जी हटे, फिर उन्होंने हमारे पर दबाव डाला कि फिर इस बीच हमको मालूम हो गया था कि मामला इसमें क्या है, हमको क्यों हटाना चाहते। और कोई ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था। दिन अब 92 में वोरा जी आ गए, 94 में
और 90 में मैं आया था, नहीं 90 में आया था, तो 2-3 साल ही हुए थे, अभी कोई टर्म ही नहीं कंप्लीट हुआ। तो इससे आप समझ लीजिए अभी टर्म ही नहीं खत्म हुआ था, एक जगह पर लोग तो क्यों हटाना चाहते थे ये लोग? अब ये बाद में मालूम हो कि चीफ जस्टिस अहमदी साहब जो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एक आदमी को लाना चाहते थे, क्योंकि अब वो नहीं है तो उनका नाम नहीं लेंगे। वो यहाँ पर लाना चाहते थे गवर्नर के लीगल एडवाइजर। अच्छा, हम लीगल एडवाइजर थे, वो विशेष सचिव की पोस्ट नहीं है, लीगल एडवाइजर की पोस्ट। तो मैं लीगल एडवाइजर की पोस्ट पर था और राष्ट्रपति शासन था, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा और उसमें मैंने बड़े मेहनत से उनके साथ काम किया। उनको कोई शिकायत थी नहीं, बड़े खुश रहते थे कि आपने तो, लेकिन जैसे ही वो हटे वो उन्होंने फिर ट्रांसफ़र किया। तो मैंने ये सोचा कि ये जब हमको मालूम हो गया था कि इसमें किसका क्यों हटाया जा रहा है मुझको, और मैं आपको बताऊँ अब मुझे 87 याद आ गया कि मैं 87 से न्यायपालिका के भ्रष्टाचार की बात करता हूँ और ये खुलाआम भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कि तो मैं उसको सपोर्ट करूँ या सरेंडर कर दूँ? तो मैंने कहा ना सपोर्ट करूँगा ना सरेंडर करूँगा, मैं ही न्यायपालिका से निकल जाता हूँ। तो मैंने वॉलंटरी इस्तीफा का वॉलंटरी इस्तीफा जब आपने रिटायरमेंट लिया, इस्तीफा दिया आपने, उससे पहले आपने CJI पर करप्शन का आरोप लगाया था अहमदी साहब? ये भी देखिए, ये भी मैंने उस गरिमा को मेंटेन किया कि जैसे वॉलंटरी रिजाइनेशन किया तब तक हमने CJI का कोई सब एक नहीं बोला। जब हमने कुर्सी लिख के भेज दिया और 3-4 दिन के बाद मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि सच्चाई ये है कि वो मुझको यहाँ से चीफ जस्टिस हटाना चाहते हैं। हाई कोर्ट नहीं हटाना चाहती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हटाना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ, उसके खिलाफ तो फिर मेरे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इस बयान देने के बाद। अच्छा, आपने जब CJI पर करप्शन का आरोप लगाया तो आपके विभागीय जांच शुरू कर दी कि आपके खिलाफ सस्पेंड कर दिया पहले तो 3 दिन बाद। पहले तो होता है, जानते हैं आप, यही तंत्र में यही होता है, सस्पेंड कर दिया। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाई इनके खिलाफ और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलती रही। क्या मेरे खिलाफ मिला था? मेरे पास तो उसमें ना घर था, जब मैंने इस्तीफा दिया तो मेरे पास मकान भी नहीं था, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, मेरे पास बच्चे इंटर में पढ़ रहे थे, तो मिलेगा क्या? कोई भ्रष्टाचार का कभी आज तक जीवन में कभी हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई शिकायत भी नहीं हुई थी कभी। तो ये लोग खोजते रहे कि कोई इनके खिलाफ मिले ताकि इनको भ्रष्टाचार में फंसा दें। तो इनको कुछ नहीं मिला। तो 2 कारणों से उन्होंने चार्ज लगाया मेरे कि इन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ क्यों बोल दिया, और दूसरा चार्ज लगा था कि ट्रांसफर की जगह पर जाके इन्होंने 2 ही चार्ज मेरे खिलाफ। तो भाई ज्वाइन करने वाला चार्ज तो ऐसे ही खत्म हो जाता है कि जब मैंने वॉलंटरी रेजिग्नेशन मांगा तो क्यों जाऊंगा हम ज्वाइन करने के लिए, उसका तो कौन औचित था। और CJI के खिलाफ जब हमने बयान दिया तो उसके खिलाफ तो कंटेम्प्ट है ना। CJI तो हमारे बॉस थे नहीं, बॉस तो हमारा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस था, हाई कोर्ट का इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे बॉस थे, तो उनके खिलाफ तो मैंने बयान दिया नहीं। मैंने तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान दिया। वो हमारे देखिए हायरकी जो है वो हाई कोर्ट या जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं आती है। अच्छा, बल्कि वो जज सुप्रीम कोर्ट तो है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके पास है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, जो हम लोग सबऑर्डिनेट जुडिशरी चाहे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात करिए तो उनका कंट्रोल वहां से करते हैं। तो अपने बॉस के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट चला दिया, तो कंटेम्प्ट। और अच्छा, तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला दिया कि इनके खिलाफ को, और दूसरा एक कंटेम्प्ट भी चल गया कि आपने क्यों ऐसा बयान दे दिया, इसके खिलाफ अवमानना हो गई। बताइए इसमें कौन सी अवमानना है? तो हमने कहा भाई मैं भ्रष्टाचार को पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलूंगा तो ये अवमानना कैसे हो जाएगा? अगर गलत हो तो आप उसके लिए आप बात करिए। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बताइए, हमारा वॉलंटरी रेजिग्नेशन का एक्सेप्ट न करके मुझको इन्होंने डिसमिस कर दिया। हाँ, और कंटेम्प्ट में मुझे 1 साल की 3 महीने की सजा कर दिया और जुर्माना लगा दिया कंटेम्प्ट में। उसका भी लंबा, और जब जजमेंट हुआ कंटेम्प्ट में तो उसमें यही वहाँ भी माफ़ी मांगने कह रहे थे कि माफ़ी मांगे छोड़ देंगे। मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगा। तो वहाँ भी कोर्ट जिस दिन ये फैसला हुआ मेरे खिलाफ 3 महीने की सजा का, तो अखबारों ने यही लिखा कि CP पांडे ने माफ़ी नहीं मांगा इसलिए इनको 3 महीने की सजा कर दी जा रही। जब मोतीलाल वोरा जी गवर्नर थे तो उस समय राष्ट्रपति शासन था, एज ए चीफ मिनिस्टर वो काम कर रहे थे। आपने उनके साथ काम किया, करीब 2-2.5 साल काम किया। हाँ, 2.5 साल। तो जब तक रहे, जब से आए तब से, जब तक रहे आप। तो उनकी वर्किंग स्टाइल चीफ मिनिस्टर टाइप थी, लोग बताते थे, बड़ा जल्दी फैसले लेते थे। एक बात है उनके काम करने का, देखिए मैं उनसे कभी मिला नहीं था, पहली बार वहीं भेंट हुई मेरी गवर्नर हाउस में। पहले कोई हमें उनको जानते नहीं।
और वो एक बात और आश्चर्य की बात है, बिना मुझसे पूछे उन्होंने हाई कोर्ट को लिख दिया था कि इनको हम नहीं ट्रांसफर करेंगे। अब मेरे लिए अजीब था, मैं जिस आदमी को जानता नहीं, कौन सी ऐसी बात थी। तो आप जानते हो निश्चित रूप से पता लगाए होंगे कि भाई किस तरह के आदमी है, क्या है, इनकी वर्किंग क्या है, खुद जरूर समझे होंगे ना, बिना हमसे पूछे। और जब चिट्ठी लिख के भेज दिया उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि आपके ट्रांसफर के लिए मैंने लिख दिया कि नहीं जाना आप। हमने कहा आपके बड़ी अनुग्रह है तो लेकिन मैं उनके काम करने की पद्धति देखता था, क्योंकि वो सुबह निकलते थे और 6 बजे निकल जाते थे जिलों में, सुबह 6 बजे, रोज 4 बजे उठते थे, हाँ वहाँ के 6 बजे वो यहाँ छोड़ देते थे, राजभवन छोड़ देते थे और लौटते थे शाम को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे शाम तक। किसी न किसी जिले में प्रोग्राम उनका ये लगातार राष्ट्रपति भवन में रहता था। कभी कभी हम लोगों को महत्वपूर्ण बातें रहती तो हम लोग को भी ले जाते थे पंजाब में, और कई उन्होंने बहुत सारे सुधार किए, उसके बहुत लंबा हो जाएगा विषय, बहुत सारे। लेकिन शाम को जब आते थे तो आधे घंटे में तैयार होके और तैयार होके बैठ जाते थे और 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक, रात तक बैठते थे और हम लोग को बैठना पड़ता था। और कोई फाइल हो लेके आप दस्तखत कराइए, बैठिए। फाइलें गंजी रहती थी, लेकिन कोई फाइल बिना दस्तखत किए हुए छोड़ते नहीं थे दूसरे दिन के लिए। और इस बीच जो कोई मिलने वाला आता था, जनता दरबार भी करते थे जब रहते थे, तो हजारों लोगों को जनता दरबार करते थे। और खुद जब इलेक्शन, सबसे बड़ा उनका आपको बताऊं कि जो उसके उनके बीच में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, नरसिंह राव जो उसमें इलेक्शन इतना बढ़िया ढंग से हुआ यूपी में, वो फोन कर करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूछते थे क्या प्रॉब्लम। उनको कभी लिहाज, वो संकोच नहीं होता था कि छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, बाहर हो, तो उनसे फोन कर वो बात करने में, वो डायरेक्ट डीएम को फोन, डायरेक्ट डीएम को या कोई भी अधिकारी हो। अगर मान ली मेडिकल में सीएमओ को प्रॉब्लम हो तो सीएमओ को बात कर लेते थे। अब न अधिकारियों से उनको बात करने में कोई दिक्कत, और न जनता से मिलने में कोई दिक्कत, तो और न फाइल को लटकाने में दिक्कत। तो आप बताइए इससे बढ़िया शासन आप क्या हो सकता है। हाँ, तीनों चीज हो गई ना। न आम आदमी हजारों से मिलते थे तो ना आम आदमी से मिल दिक्कत, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, न अधिकारी को छोटा या बड़ा अधिकारी से बात करने में दिक्कत, और न फाइलों को लटकाने में कोई रुचि। तो ये उन्होंने जो काम किया, उसीलिए देखिए आप, मैं समझता हूँ कि पत्रकार लोग तो उनका बड़ा अच्छा असेसमेंट किए। लेकिन जो एक बात मैं आपको यहाँ आ चुकी, उनकी बात छिड़ गई, तो वो मैं जरूर चर्चा करना चाहूँगा। और ये नियत कई बार बात करना चाहते हैं, नियत क्या होती है, समझ आओ ना। देखिए हवाला वाला कांड में उनका कोई मतलब खाली एम भी आ गया था कहीं, कैसे। अब जो मान लिया हम आप कोई पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और वो अपने से किसी का नाम लिख दे, तो वो अपराधी तो नहीं हो गया ना। वो डायरी उनकी तो थी नहीं, ये किसी ने, वो जो आदमी डायरी मेंटेन कर रहा था उसकी डायरी खाली थी, उसने किसका नाम लिखा, ये तो उसकी मर्जी है ना। वो भी शॉर्ट में लिखा, पता नहीं एमबी कौन। होता क्या है कि कोई आदमी उनके नाम पर पैसा लिया, जैसे मैंने कहा कि भाई जाइए, उनकी बहुत होते हैं पॉलिटिशियन होता है कि भाई तुमको परेशानी है, जाओ हम वहां से उनसे मिल लो, हम को जानने वाले हैं, हम बोल देते हैं, मदद कर देते हैं, बोल देते हैं, वैसे भी मदद कर देते हैं। तो हो सकता है कि किसी को कह दिया होगा भाई उनसे जाओ, मदद ले लिया, उसने 5 लाख या 4 लाख रुपया उसने 5 MB के नाम से 5 लाख दे दिया। न मोतीलाल बोरा, ये कहाँ से साबित हो जाए कि मोतीलाल बोरा ने फ़ोन किया, फिर उनसे लिया और फिर लेके उनसे और किसी काम के लिए लिया। अच्छा, काम के लिए बोरा जी गवर्नमेंट का 5 लाख रुपया लेंगे क्या? हाँ बताइए, कोई चीफ मिनिस्टर थे, ये थे, तो अपने लिए लेना होता तो 5 लाख तो लेते नहीं, बड़ा अमाउंट लेते। खैर अब उसके जो भी कारण हो, आप जानते हैं किस तरह फंसाया जाता है पॉलिटिशियन को। उसमें जो है, अब उस दिन जिस दिन का घटना है, उनको इस्तीफा दिया उस दिन इलाहाबाद वो गए हुए थे, और उस दिन इलाहाबाद में प्रोग्राम था, प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव भी आए थे। अब मैं लीगल एडवाइजर था, तो चूंकि उस दिन मुकदमा हवाला वाला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा अटॉर्नी जनरल करें, अटॉर्नी जनरल, पता नहीं क्यों अटॉर्नी जनरल ने क्यों ऐसा कहा, जबकि गवर्नमेंट में थे, बोरा जी भी उसी के पार्ट थे। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, चीफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जज ने पूछा क्या बात है भाई, कि आप CBI वाले ने इनके मोतीलाल बोरा और एक और गवर्नर थे वहाँ के केरल के, इनके खिलाफ आपने चार्जशीट क्यों नहीं सबमिट किया? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ मार किया। तो उन्होंने कहा था बोलो तो गवर्नर के पोस्ट में प्रिविलेज है, उनके खिलाफ आप नहीं कर सकते। तो अटॉर्नी जनरल से तो पूछा, फिर वो प्रिविलेज है तो आप क्यों नहीं, अटॉर्नी जनरल साहब आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं उसे कहते हैं कि दे शुड लीव, है ना। तो अटॉर्नी जनरल कहा था आप देखते हैं हमको। अब अटॉर्नी जनरल कुछ कहा होगा,
अब ये बात मुझे, चूंकि मैं लीगल एडवाइजर था, वहाँ के एडवोकेट ने तो फ़ोन करके हमको बताया कि साहब अटॉर्नी जनरल ने कहा ठीक है हम देखते हैं, मस्ट क्विट, इस तरह कहा होगा। तो हमने कहा कि अच्छा, बोरा जी इस समय थे वहाँ, अब उन्होंने इलाहाबाद में प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो मैंने बोरा जी को फ़ोन मिलाना शुरू किया। अब उस ज़माने भी ये मोबाइल तो था नहीं, हाँ। ADC वाला फ़ोन होता था कॉल। तो अब मैं बार बार कोशिश करा ADC से कि बात कराओ, मेरी बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो प्राइम मिनिस्टर से बात करना कि हमको क्विट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर में हाँ। अब समझ ली बड़ी कोशिश हुई, लेकिन बात नहीं हो पाई। अब तब तक जो है मैटर में पूरे मीडिया में फैल गया था कि मोतीलाल वोरा को शायद क्विट करना पड़े। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। हाँ, कह चुका। अब समझ लीजिए 7-7:30 बजे राजभवन में पूरी मीडिया, लखनऊ की कोई ऐसी मीडिया नहीं थी, देसी विदेशी सब जमा, सब वहाँ जमा गेट पर। और मोतीलाल वोरा कुछ नहीं पता। अच्छा, तो दूसरे कार्यक्रम में थे। वो तो कार्यक्रम थे, और कार्यक्रम में जहाज से वो प्राइम मिनिस्टर अपने जहाज से चले और ये अपनी जहाज से लखनऊ के लिए चले। ADC ने कई बार कोशिश किया कि अपना, लेकिन अब ADC की कितनी पहुंच। और मैं यहाँ परेशान था कि इनको मैसेज हुआ नहीं। तो अब जैसे ही आए यहाँ, देखते मैं खड़ा था, देखते मैं क्या हो पांडे जी, क्या इतने क्यों खड़े हो? हमने कहा सब चलिए अंदर आपको बात कराते हैं, बताते हैं क्या मामला है। और ये लोग पोटको आप देख रहे हैं ना, सब खड़े सारे मीडिया अंदर नहीं, बाहर जो पोटको है, वही अंदर जाके राजभवन के अंदर आ गए थे। हमने सबको हम ही ने कह दिया था भाई आप लोग अंदर आ जाइए। सारे लोग आके बैठ गए थे। बाकी लोग सब कैमरा में लगा के जैसे आएंगे हम लोग पूछेंगे सवाल पर सवाल। उनको तो एहसास होगा कि उनको मालूम होगा, लेकिन कुछ नहीं मालूम। तो हमने अंदर कहा, तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए। तो एक और रोचक बात, पता नहीं हमें बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए आज। हाँ, तो IAS अधिकारी तो वो थे, जैसे त्रिपाठी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और एक वो सरदार जी थे, उनका IAS अधिकारी के नाम उनका बोल रहा है, वो उन्होंने कहा नहीं साहब आप इस्तीफा मत दीजिए, ज्योतिष के हिसाब से सब ठीक है। वो ज्योतिष में विश्वास कर देते कैसे अंदर की बात है। हाँ, और मैं जानता हूँ, तो आप मत करिए इस्तीफा करिए। हमने कहा नहीं साहब, ऐसा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। तो कल यही होगा कि मीडिया के मोतीलाल वोरा ने इस्तीफा नहीं दिया, और यही मीडिया के लोग आपको कहेंगे कि लोग पद पर बड़ा लाना चाहते हैं। मीडिया का क्या है, मीडिया किसकी होती है, यही हेडलाइन बनेगा कि मोतीलाल वोरा ने सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद भी इस्तीफा नहीं, यही हेडलाइन बनती। लेकिन चाहिए तो आप प्राइम मिनिस्टर से बात कर लीजिए। तो उनकी बात ठीक लगी, तो गए ऊपर प्राइम मिनिस्टर से। लेकिन आपको बताएं 8 बजे से 9 बजे तक प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं हो पाई। आए तो उन्होंने कहा कि बात तो नहीं पाई। तो हमने कहा था मेरे हिसाब से तो कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। और तुरंत उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आपने रेजिग्नेशन लेटर बनाइए। और 2 लाइन का होता ही है कि गवर्नर का रेजिग्नेशन कोई बड़ा तो लिखता नहीं, कारण तो देना नहीं पड़ता है। उन्होंने रिजाइन करे। 9 बजे मीडिया के सामने वो चिट्ठी आ गई सारे देश में। दूसरे दिन ही मोतीलाल वोरा ने रिजाइन कर दिया। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि नियत देखिए, जिस आदमी को 7 बजे तक, जो आदमी पता नहीं था, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था थी, पूरे स्टेट उनके इतने अच्छे ढंग से चला रहे थे, कोई शिकायत नहीं थी, सब लोग उनको पॉपुलर गवर्नर के रूप, क्या पॉपुलर चीफ मिनिस्टर के रूप में और बहुत लोकप्रिय हो गए थे। उस आदमी को 7 बजे नहीं मालूम और 9 बजे उसने रिजाइन कर दिया बिना प्राइम मिनिस्टर से बात किए। ये नियत की बात देखिए कैसे होता है। ये बड़ा रोचक घटना, बड़ी रोचक घटना है। पांडे जी, जो करप्शन की बात आपने 87 में करी और फिर आपने करी जब आप क्विट किए सर्विस से CGI को लेकर के, आज की जो जुडिशरी है उसमें किस तरह का करप्शन है? आपको ध्यान होगा कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ जलता हुआ नोट सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि उनके घर के बंगले में नोट जल रहा है, और उस जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, इसमें हम आपको बताएं कि मैं जुडिशरी का, जब मैं न्यायिक सेवा संघ में आए, तो न्यायिक सेवा संघ में हम जब ज्वाइन किए मुंसिफ के रूप में, तो उस समय तनख्वाह बहुत कम थी, 741 रुपया हमको पहली सैलरी जो मिली थी 741 रुपया या 42 रुपया। तो उस समय
हमारे उत्तर प्रदेश के जुडिशल ऑफिसर की जो संस्था है सोशल सर्विस की, उसमें हाई कोर्ट के जज उसके प्रेसिडेंट होते थे और जनरल सेक्रेटरी पोस्ट होती थी, उसमें होते थे सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज। मैंने वहाँ विद्रोह किया और विद्रोह करके कहा कि ये तो गलत है भाई, जिसको लोग पसंद करते हैं उसको तो विद्रोह। और बहुत दयनीय स्थिति थी जुडिशल ऑफिसर, और यहाँ तक कि कोई मर जाता था तो हम लोग चंदा देते थे उसके फुनरल के लिए। इतनी दयनीय स्थिति थी जुडिशरी। हाँ, और ना गाड़ी था, ना फोन था, ना थॉरेंट था, कोई सुविधा नहीं थी। न स्टेनो था, स्टेनो में नहीं होता था, हाथ से लिखना पड़ता। ये जुडिशरी की दस्ती, ये बड़ी दयनीय दशा थी। अच्छा, सबकी पत्नियां पढ़ी लिखी आती थी उस जमाने में, तो वो उनको लगे कौन सी नौकरी कर रहे हैं तो मैंने वो उसको थोड़ा लोगों को जगाया, और जगाने के बाद मुझे उनको हटवा दिया। हमने इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंस हुआ, मैंने सबको हटवाया। लोगों ने हमको नेता बना दिया कि अब अभी 4 साल का था, मुझे लोग आप प्रेसिडेंट बनो। हमने कहा यार 4 साल में कोई प्रेसिडेंट तो नहीं बनना चाहिए। तो कहा तो जनरल सेक्रेटरी बनो, लेकिन सबको आप ही को सब करना पड़ेगा। तो मैं जनरल सेक्रेटरी बना और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को हम लोगों ने प्रेसिडेंट बना। अब देखिए वो मैंने उसके बाद में ऑल इंडिया के जज, उससे लंबा कहानी है, फिर जजेस बना, मैं ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट बना, उसका वर्किंग प्रेसिडेंट बना, ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन का। एक सुप्रीम कोर्ट में हमने मुकदमा दाखिल किया कि जजेस को ये हालत है, एक लंबी कहानी होती। बहुत सुविधाएं मिली हाई कोर्ट। आज डिस्ट्रिक्ट जज के एक मुंसिफ को एक IAS से ज्यादा सुविधा है। अच्छा, और उसी के प्रयासों से का फल है। अब ये देखिए, ये जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उसकी जो एंट्री है उसको 3 इंक्रीमेंट और मिलता है, और उनका स्पेशल पे कमीशन से मतलब नहीं है गवर्नमेंट, उनका असल अलग पे कमीशन है जुडिशरी का। हाँ, और उनका अलग सब सुविधाएं मिलती हैं। और अब तो कोई बात नहीं है, किसी मामले में उनको कोई ऐसी सुविधा नहीं जो कि ना मिले, बहुत कुछ मिल गया। तो लेकिन मुझसे ये पूछा गया, जैसे आपने आज भ्रष्टाचार का पूछा, तो उन्होंने यही पूछा कि तब में हमें क्या बदलाव आया। हमने कहा कि मैं पहले ये समझता था कि जज को लोगों को सुविधा दिला देंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हाँ, और ये स्पिरिट था, इसी स्पिरिट से मेरी लड़ाई भी होती थी। समझा आपने? कोई स्पिरिट होना चाहिए ना, कोई उद्देश्य होना चाहिए कि हम इससे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि हम सुविधा पाने के लिए थे क्या? सुविधा पाने के लिए बहुत अच्छा था कि घूस लेना शुरू कर दीजिए। लेकिन मुझे ये था कि जुडिशरी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, 1%, 0% भी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। कोई कहते हैं थोड़ा बहुत चलता, हमने कहा ना, क्योंकि जुडिशरी में जब आदमी चलता है, आता है, घर से निकलता है ना, आम आदमी बात कर रहे हैं, चलता है, वहां तो न्याय मिल ही जाएगा। हाँ, मतलब घर से निकलता है तो उसे अंतिम उम्मीद वहीं दिखती है, उम्मीद और विश्वास, उम्मीद और विश्वास, उससे बढ़ के विश्वास कि वहां से तो हमें न्याय मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम भ्रष्ट हों और उसके मन में हो अगर जज साहब तो फैसला उनके पक्ष में दे रहे हैं, उनके पक्ष में कर रहे हैं, तो क्या उसको आप किससे कहेगा वो कोई, और उसके भाव में क्या आएगा बताइए? एकदम सेटल कर देंगे ना आपकी बेईमानी, तो उसके पूरी सोच और चिंतन को ही खत्म कर देगी, उसकी नैतिकता को खत्म कर देगी, तो उसको किस तरह से वो समाज में उसको एकदम से तोड़ देगी। इसी स्पिरिट से हम लोगों ने कहा कि भाई बढ़ जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने उनको ये कहा कि ये तो मैं देख रहा हूँ कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी, उस समय तो भ्रष्टाचार कहीं इक्के दुखे था, अब तो सब भ्रष्ट हो चुके हैं, सब किसी न किसी से लालच में फैसला करते हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार के आयाम बढ़ गए, अब भ्रष्टाचार के आयाम केवल घूस लेना तो ही नहीं हो गया, फेवर करना, दोस्त मटेरियल गेन करना, ये करना, और ये धीरे धीरे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। तो अब उसी का ये भ्रष्टाचार की परिणति है कि आप एक जज का, भाई इतना करोड़ रुपया आपके कैसे घर में कैसे आ गया, कैसे आया? अब इसको आप एक इंडिपेंडेंट एक इंसिडेंट मत लीजिए, वो पूरी प्रक्रिया इसे अंदाज लगा सकते हैं कि जज साहब को इतने कहाँ से, जज साहब इतना पैसा कमा सकते नहीं। फिर मान लीजिए उनके किसी दोस्त मित्र ने रखवा दिया, तो जज साहब ऐसे अनुमति क्यों दे दिए भाई, कि जज साहब कैसे ये अनुमति दे सकते हैं कि हमारे रखें? फिर अगर वो पैसा रख भी गया तो जज साहब, आम आदमी के लिए तो आप तुरंत ईडी और वो और तमाम उसके मुकदमे खींच के उसको सजा कर देते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं। जज साहब तो अभी जज के रूप में बैठे हुए हैं, अभी भी जज के रूप, अभी भी जज, हाई कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट जज हैं, सैलरी ले रहे हैं और उनके खिलाफ जांच चले। क्या संदेश देश को देना चाहते हैं आप? जो ये संदेश आप देना चाहते हैं, ये इसी लोगों के अंदर आप कुछ भी करिए, लेकिन उन लोगों का जो विश्वास है वो तो बिखर गया ना। उनको आप विश्वास तो ही मान देंगे कि जज लोग ईमानदार होते हैं? आप किसी से जाके पूछ लीजिए, हम तो चूंकि सिस्टम में है, आप सिस्टम के बाहर वालों से पूछ लीजिए, उनको विश्वास तो ही नहीं कि जज लोग ईमानदार है।
अब कोई विश्वास अगर टूट जाता है तो उसको स्थापित करना एक तरह से बहुत ही मुश्किल होता है, किसी भी विश्वास। एज ए एडवोकेट, जो कि जुडिशरी में करप्शन है, तो एडवोकेट तो मेरिट पे बहस करते हैं, हालांकि एडवोकेट की बिना करप्शन जज कर नहीं सकता है, क्योंकि करप्शन जब कभी भी होगा तो एडवोकेट से मिली भगत के साथ ही होता होगा। तो आपको जुडिशरी में फेस इस तरह कैसे फेस करते हैं इसको आप? देखिए, एक तो मैं जब ये भी बहुत अच्छी बात आपने पूछा, जब मैं इस बीच जब आ गया प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस में भी नहीं आया, फिर देखिए उसके बाद ये भी एक छोटा सा घटना है। तो मैं जब वो 92 में जब इस्तीफा दिया तो हमने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि इस्तीफा दे के हम उस चैप्टर को ख़त्म कर दें। तो मैंने एक फिट इंडिया मूवमेंट चलाया कि देश में इस्तीफा दे के फिर लग गया एक मूवमेंट, हाँ, करप्शन के खिलाफ। हाँ, फिट इंडिया माने न्यायपालिका ठीक हो, कार्यपालिका ठीक हो, ये न्यायपाल ये लेजिस्लेचर ठीक हो, सारी विधायिका ठीक हो। और देश में बड़ा 17 तारीख को 8 को इस्तीफा दिया, 8 जुलाई को, और 17 जुलाई को वही बहुत बड़ा गांधी वाले प्रति वहाँ पर बहुत बड़ा मैंने भाषण, वो मीटिंग किया, भाषण दिया, और उसमें अखबार में बड़ी गर्मी आई लोगों को सभा में। तो वहाँ से एक बार राजभवन घेरने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ नेताजी हैसियत का हिसाब दो, एक बड़ा आंदोलन चलाया हम लोग, और राजभवन गेट पर चढ़ गया, मार लाठियाँ पड़ी, डंडे खाए, सभी सब हमने शुरू भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आंदोलन, जबरदस्त जन आंदोलन देश में। इसी बीच जो है मोतीलाल वोरा कांग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण पद पर चले गए, ऑल इंडिया के सेक्रेटरी हुए, इंचार्ज, उन्होंने मेरा आंदोलन चल ही रहा था, मुझे कोई राजनीति अभी कोई रुचि नहीं थी, तो उन्होंने मुझे पार्लियामेंट का टिकट दे दिया लखनऊ देवरिया से 99 का, जिसमें कि 13 दिन वाला वो वाला था। तो हमने कहा मैं तो राजनीति में जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो आंदोलन करना है, न कहीं वकालत में नहीं कर रहा था, सीधे खाली मूवमेंट चला रहा था पूरा भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्योंकि जो बात हमने 87 शुरू की थी, मेरा नैतिक जिम्मेदारी थी उसको किसी आगे बढ़ाना, किसी भी तरीके, वही भावना था कि ये कौन सी बात है, किताब लिख दी, और सब लोग कह भी रहते कि खाली आप किताब लिखने, हमने किताब नहीं, देख लीजिए हमारा। तो अब पार्लियामेंट के चुनाव उनके ही कहने पर लड़ गया कांग्रेस से, हाँ। तो अब वहाँ अटल जी का, अच्छा, हम चूंकि आंदोलन चला रहे थे, मुझे बड़े लोग लाइक करने लगे, बड़ा भीड़ होती थी हमारे से। लेकिन अब वो चुनाव वहाँ जो अटल जी लास्ट देवरिया में भाषण देने गए, लोग कर रहे थे आप तो जीत ही जाएंगे सब जनता के साथ। तो 99 में वो इस्तीफा दिया, वो आप पहुँच गए अटल जी, लास्ट मीटिंग हुई होती है देवरिया, यूपी का देवरिया लास्ट होता है। तो उन्होंने कहा मैं अपने लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अगर आप लोग यही सीट, हमको पिछले बार हार चुके थे, ये जिता दिए होते तो मैं प्राइम मिनिस्टर पद से नहीं हटता, एक ही वोट से तो तो जनता ने ये नारा लगा दिया। देखिए ये भी नियत है, जैसे मोरा जी की नियत है कि हमको तो आज इस काम में आना था, नियत है। देखिए कि आपकी बार अटल बिहारी, अगले बार पांडे जी। मेरा उन्होंने डेफर कर दिया अगले साल के लिए, मतलब अगले 5 साल बाद, कि भाई आपकी बार अटल जी को साथ दो। अच्छा, ब्राह्मणों की बहुत संख्या हुआ, 2.5 लाख ब्राह्मण है, तभी मुझे लाखों वोट, 1 लाख के आसपास वोट मिले। तो और उस चुनाव में भी बड़ा रोचक है, उसमें हम ब्राह्मण थे और एक लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल त्रिपाठी ब्राह्मण थे, और मोहन सिंह थे, बड़े नेता वो भी समाज थे। मोहन सिंह सोच रहे थे कि दोनों ब्राह्मण हैं, हम तो जीत ही जाएंगे, और मैं ब्राह्मणों का वोट तो काट नहीं पाया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर चला गया, और मोहन सिंह का वोट काट गया पिछड़ों का, और क्योंकि पिछड़े उछड़े उस समय हमारे वोट नाम पर नहीं, वोट केवल ब्राह्मण ही, देखिए हम ब्राह्मण हमको वोट नहीं दिए, लेकिन वो पिछड़ी जाति, जो और जातियां हैं, पिछड़ी दलित जातियां, मुस्लिम जातियां, वोट दिया, तभी तो इतना वोट आया। तो मोहन सिंह हार गए, तो लेफ्टिनेंट त्रिपाठी जीत गए। ये सब नियत की। देखिए, और फिर मुझे ये प्रॉब्लम हो गई ना कि फिर हमें क्या करा 99 में, कि मेरे पास विकल्प तो नहीं था ना कि तो मैं ठेकेदारी करता या नेतागिरी का दलाली करता, तो हमें इसे हो नहीं सकता था। तो मैंने वकालत शुरू किया। तो ये बात जो आपने पूछा ना, उसके रिलेशन बोल रहा हूँ। मेरे पास ये लगा कि जिस न्यायपालिका को मैंने इतना भ्रष्ट कहा, जिस न्यायपालिका के न्याय लगा रहे कि सब चीफ जस्टिस उसी में खड़े होना है, उसी में खड़े होकर न्याय मांगे। तो ये बड़ी दुविधा थी, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प बचा नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, हम अपने ढंग से करेंगे। और मैं, देखिए आपको मजे में दावा, और वहाँ भी जाके मैंने जब जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के PIL, बहुत सारे PIL आपने करे किया, और सब मायावती चीफ मिनिस्टर थे,
मायावती के खिलाफ कोई पीआईएल आपने किया था? एक मतलब वो पूरा तंत्र लग गया था कि इसको वापस कर, उसकी भी लंबी कहानी, कभी उस पर अलग से बात करेंगे। इतना उसको किया। अब मायावती को लाख कोशिश की कि मुकदमा वापस हो जाए। क्या पीआईएल था मायावती के? मायावती ने जो ताज कॉरिडोर में ताज का मामला हुआ था, भ्रष्टाचार का 17 करोड़ का, उसमें मैंने पीआईएल का उसी से ये मामला चला उसके खिलाफ। अच्छा। हाँ, और उसमें जो जांच हुई थी, हाँ, वो उसी जांच के आधार पर मैंने पीआईएल कर दिया। और जबरदस्त वो भ्रष्टाचार का मामला बड़ा जबरदस्त हुआ। उस तरह बहुत सारे और बहुत लंबे लंबे पीआईएल के बड़े बड़े, लेकिन ये है कि चला वो। और देखिए किसी की साहस नहीं थी कि मायावती के खिलाफ आप पीआईएल कर सकते हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर थी। और कुछ नहीं कर पाई। जबकि भाई अब उनके दबाव में रहना, और कितना प्रलोभन, अभी तो मैं तो नहीं कहूँगा कि कितने प्रलोभन आपको पास ऐसे आए होंगे, आ सकते होंगे, कितना दबाव आए होंगे, लेकिन आप दबे नहीं। चला पीआईएल, चला, बहस हुआ उसमें, आखिर में तो परिणाम हम लोग खिलाफ हुआ। लेकिन उसका भी हम लोग कारण जानते हैं कि क्यों परिणाम हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, खत्म नहीं हुआ। अच्छा, अभी चल रहा सुप्रीम कोर्ट में। जब आप कोर्ट में खड़े होते हैं और जज सामने से आप बैठे होते हैं, क्योंकि आप भी जज रहे हैं, सिविल जज रहे हैं, तो आपके सामने भी वकील खड़े होते रहे, एडीजे रहे तो आपके सामने भी वकील खड़े होते रहे होंगे। आप बतौर वकील जब जज के सामने किसी खड़े होते हैं, किसी क्लाइंट का ही केस लेकर के खड़े होते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि जब वकील खड़ा होता है तो सही को लेकर के ही मान के चलता है कि हम ही केस जीतेंगे। आपको लगता नहीं कि ये बायस्ड हो सकते हैं ये जज जो सामने बैठे हैं? होते हैं, लगता है, हम लोग को साफ लग जाता है। देखिए, जब किसी इशू को कोई एक घटना जिसमें ऐसा लगा हो कि एकदम ये बायस्ड ही हो जाएगा, जैसे है कि अब एक मुकदमे में है, एक मुकदमे की बात बताऊंगा, बहुत सारे मुकदमे रोज ही हम अब मान ली 4 आदमी हैं, 2 आदमी के पक्ष में हमने ऑर्डर करा लिया, तीसरा आदमी का जब मुकदमा में ले गया तो उधर से आ गए एक जज साहब के दोस्त। तो अब बताइए, जो 2 आदमी के पक्ष में ऑर्डर है वही तीसरे में भी होना चाहिए। पता लगा जज साहब ने तो तारीख लगा दी, क्या उचित है बोलिए? तो लगने क्या कि बहस हो गई। अब आप लाख जज साहब समझाएं हमको या दुनिया समझाए, मौकिल क्या समझेगा? मैं क्या मौकिल को बता पाऊंगा जो जिसका मुकदमा है? कहा वकील साहब जब उन लोगों को हो गया तो मेरा क्यों नहीं हो रहा? तो मेरा भी विश्वास हटा और उसका विश्वास हटा। अब वो जज का कोई परिचित आ गया, ठीक है, जज साहब का न्याय आगे क्या देंगे वो अलग बात है, लेकिन वो परिचित का मुंह देखने लगे ना। हाँ, सीधी सी बात है। तो उनको जज साहब को परिचित का मुंह नहीं देखना चाहिए। उनके लिए जब वो आप बैठ गए तो कौन परिचित कौन अपरिचित, वो तो कानून का हिसाब से उनको देखना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आप। इसी से तो लगता है ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए जज को। देखिए, जज की हम लोग वकील होते हुए ये मान के चलते हैं कि जज बेईमान है, हम लोग भी हो, जबकि देख भी रहे तब भी मन इसको मानता नहीं है कि जज बेईमान है। मान के चलते हैं बेईमान है, फिर भी नहीं मानना नहीं, हम मान के चलते हैं बेईमान नहीं है। यही मन में आता है कि ये समझते हैं बेईमान नहीं होगा और फिर बहस करते हैं, और जबकि देखते हैं कि बेईमानी कर रहा है, ये बात कर। लेकिन अच्छा, मन नहीं मानता। ये सुप्रीम कोर्ट तक भी, ये हाँ, हर जगह, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह, जब तक ये युग आया ना, मेटलिस्टिक युग आया गया ना, तब से सबको किसी न किसी रूप में फायदा चाहिए, कहीं ना कहीं फेवर चाहिए, कहीं ना कहीं सुविधा चाहिए, कहीं ना कहीं एक दो चार तो रहते ही हर बात। और इसी अभी कल राज्यसभा में बताया गया कि 5.5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। अब ये बताइए, एक मुकदमा आज आप दाखिल करिए हाई कोर्ट में, लखनऊ में, बता कब सुनाई होगी आपकी? ताजे नया मुकदमा, आपको पता नहीं है। अब बताइए क्यों ऐसा है? अब वही है, उनको काम करने के तरीके, पेंडेंसी, इतने मुकदमे भीड़ में आ जा रहे हैं, हो रहे हैं। तो पेंडेंसी कारण 2 है, एक तो ज़्यादा फाइल मान ली हो गई, जज साहब को ज़्यादा मुकदमा मेहनत करना नहीं है, घर से पढ़ के तैयारी होना नहीं है, तो एक जो मुकदमा 1 मिनट में फैसला करना है वो आधा घंटा सुनाई करते हैं। आधा घंटा तक आप कितने मुकदमे दिन में सुन सकते हैं? हाँ, 10 20 25 50 मैक्सिमम, खत्म। तो 25 मुकदमे और आ रहे हैं आपके पास 100 मुकदमे रोज, तो कैसे तय होगा? और इतने दिनों तक 75 साल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसका समाधान निकाल नहीं पाई, और समस्या बढ़ती जा रही, और न्याय नहीं मिल रहा लोगों को। बिल्कुल नहीं, मतलब देरी, न्याय की देरी से क्या फर्क है? बहुत सारे मुकदमे लोग आते हैं, पैसा देते हैं, उसके बाद न्याय नहीं मिलता है, बेचारे जेल चले जाते हैं, फिर कोई उनका जो न्याय जो उनका हक चला जाता है, फिर बाद में मिलना न मिलना उसको कोई मतलब नहीं। एक बहस इस समय चल रही है, अंबेडकरवादी बनाम मनुवादी, बड़ी चर्चा इसकी हो रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए,
ये शुरुआत कैसे हुई इसकी? शुरुआत इसकी बहुत दिन से चल रही है, वो तो हम नहीं कर रहे हैं। अम्बेडकर बात तो एक बड़ा मुद्दा ही है। संविधान किसने लिखा? के.एन. राव ने लिखा कि अंबेडकर जी ने लिखा? और अंबेडकर जी ने लिखा कि के.एन. राव ने लिखा? इसको लेकर के भी बहस चल रही है। तो ये चूंकि आप लॉ के जानकार हैं और इस पर आपका बड़ा रिसर्च है, इस वजह से मैं आपसे सवाल ले हाँ, इसीलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ कि अम्बेडकरवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, वो तो एक बहुत लंबा विषय है। क्योंकि कि अम्बेडकरवाद क्या था, क्या मनुवाद क्या है, क्या ब्राह्मणवाद है, वो तो आप घंटों घंटों बहस करिए। लेकिन इसी के दौरान ये बात उभर के आई कि संविधान अम्बेडकर ने लिखा कि के.एन. राव ने लिखा। अब ये देखिए, अब इस बात को देश के लोगों को जानना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं के.एन. राव उसके लिखने वाले हैं, अम्बेडकर की कोई योगदान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अम्बेडकर ने लिखा। के.एन. राव कौन थे? और चूंकि दोनों भागों में बटे हुए, उसी तरह से लोगों की टिप्पणियां अपने अपने समर्थन में लोग हैं, लोग कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, जो अब देश तो आज़ाद हुआ 1947, 15 अगस्त 1947 में, लेकिन एक कैबिनेट मिशन बना था। अंग्रेजों ने जब 46 में तय कर लिया था कि हमें भारत छोड़ना है, तो उन्होंने कहा कि भाई भारत छोड़ना तो कौन सा विधान होगा? उसके पहले तो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसी से चल रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से देश गवर्न हो रहा था। उसके बाद अब नया जब देश आज़ाद होगा तो इनको कहा कि भाई संविधान बनाना है आप लोग। तो 1906 उसी कैबिनेट मिशन में ये बात लिखी थी कि ये लोग अपने एक संविधान भी बनाएंगे, संविधान सभा बनाएंगे। तो वो संविधान सभा बनी 1946 में। अच्छा। तो वो 46 में जो संविधान सभा के बना, तो उसमें ये तय हुआ कि ये के.एन. राव को, एक तो असेंबली जो पहली बैठक हुई दिसंबर 1946 में, तो उसमें पारित ये हुआ, उन्होंने जो संविधान सभा जो थी, उसने एक तरह से नियुक्त किया अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, और दूसरे के.एन. राव को नियुक्त किया गया उनको एडवाइजर, सलाहकार, संविधान सलाहकार। अब देखिए, वही हाउस एक को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अपॉइंट करता है, अब वो संविधान सभा का। ये के.एन. राव उस असेंबली के मेंबर नहीं थे, उसके कमेटी के, उसके संविधान सभा के। वो आईसीएस ऑफिसर थे। उस जमाने में आईसीएस होना एक बड़ी बात मानी, बहुत बड़ी बात मानी। हाँ, आईसीएस ऑफिसर थे, इस वजह से उनको सलाहकार बनाया, संविधान सलाहकार, संविधान सलाहकार। और उनसे ये कहा गया कि आप इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, संविधान की ड्राफ्ट बनाइए। तो वो लग गए, और अगले 47 में जब प्रॉपर हैंडओवर होगा तो उसके बाद इसकी चर्चा की जाएगी। इन्होंने ड्राफ्ट कर लिया। तो ड्राफ्टिंग, पहला ड्राफ्ट के.एन. राव ने मेहनत करके अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, इन तमाम देशों के संविधान का अध्ययन किया। और उसके हिसाब से तो उनके सामने एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, अपना देश जो चल रहा था, और बाकी ये संविधान, इन सबको मिला उला के एक उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, नया ड्राफ्ट पूरा एकदम नया बनाया। और ड्राफ्ट को उन्होंने अपना सहयोग जिससे भी लिया हो, लेकिन उनका एक व्यक्तिगत प्रयास था कि उन्होंने एक ड्राफ्ट संविधान का तैयार किया। और ये जो अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर थे, तो उनसे तो मतलब था नहीं, वो अपना तैयार किया। फिर उन्होंने ड्राफ्ट तैयार करके, चूंकि हाउस में तो हमको प्रेजेंट करना था, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो अम्बेडकर थे, तो प्रेजेंट वो करना था। तो अब मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो वो उसके हाउस में थे और ये एडवाइजर थे। तो एक आदमी एडवाइजर और एक आदमी ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन, मौके पर प्रस्तुत करता। उन्होंने भी, हमारी सोच है गलत हो सकती है, तो के.एन. राव ने एक तरह से अपने बूते पर एक ड्राफ्ट तैयार किया, अपनी मेहनत से, अपने लोगों के तो। अम्बेडकर ने उसी ड्राफ्ट के आधार पर सभी सदस्यों से चर्चा की, चर्चा विचर्चा, प्रस्ताव ये वो सबसे राय मशवरा करके, और उन्होंने फाइनल संविधान उन्होंने हाउस से पारित कराया। तो दोनों का काम क्या है? मैं कहता हूँ, एक ने नींव बनाई और एक ने उसी नींव पर एक बिल्डिंग खड़ा। मतलब किसी एक का नहीं, दोनों का योगदान। दोनों का नहीं, फिर दोनों का क्या? उसके बाद तो जिन लोगों ने राय दी, मशवरा किया, चर्चा किया, 2 साल से एक साल 11 महीना चर्चा हुआ, उसमें हजारों लोगों ने राय दी, बहुत सारे संशोधन आए।
अब अम्बेडकर की भूमिका एक महत्वपूर्ण ये थी कि सबको कॉन्सेंसस क्रिएट करा दिया। ओह, ये बड़ी भूमिका है ना, कि सबकी कॉन्सेंसस क्रिएट करा के उन्होंने, तो कॉन्सेंसस क्रिएट कराने में तो उन्होंने, जब भाषाभाषी होती होगी तो अम्बेडकर बी आर राव को जो एडवाइजर तो वो भी थे, अम्बेडकर बी आर राव से भी राय लेते होंगे, औरों से भी राय लेते होंगे, उनसे भी कहते होंगे, नेहरू से राय लेते होंगे, उनसे भाई ये कैसे इस पर कॉन्सेंसस, पटेल भी से राय, ये लोग जो मुख्य लोग थे कि भाई क्या कैसे किया जाए, वो नहीं मान रहे हैं, उसकी बात नहीं मान रहे, तो अम्बेडकर ने ये तो अच्छी भूमिका नहीं भाई कि कॉन्सेंसस थी। लेकिन आप ड्राफ्ट तैयार किया के.एन. राव तो ने, न्यू हमारा कह सकते हैं कि न्यू तैयार किया वो, और उस पर बिल्डिंग बनाया अम्बेडकर ने, तो मेरी समझ से तो यही है। लेकिन अब इसी बात पर आप किसको कह सकते हैं कि कौन संविधान निर्माता था? जनता को अपना फैसला करने दीजिए कि आप कैसे कह सकते हैं कि अम्बेडकर ने संविधान बनाया कि बी आर राव ने संविधान बताया? आप ही बताइए, आपका क्या इस पर आप कमेंट देना हो तो क्या कहेंगे, किसने बनाया? तो नहीं, बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको रखा। और राजनीतिक लोग अब राजनीतिक लोग पॉलिटिकल दृष्टि से उसको देखते हैं। अब उनको अगर दलितों को वोट देना है तो कहेंगे उन्होंने, अब दलितों की आपने बात करी, तो जो उसी संविधान सभा ने ये तय किया कि जो SC ST हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए, शायद 10 साल के लिए या 5 साल के लिए, नहीं वो 10 साल की तो विधायिकाओं में दिया। अच्छा, अब उसका भी हम बता देते हैं। तो अब ST ST को रिजर्वेशन तो दे दिया गया, लेकिन उनकी आज तक वो चला आ रहा है, 75 साल हो गए। ये भी ये इस पर भी बहुत बहस हुआ कि आरक्षण दिया जाए कितना दिया जाए। संविधान में कोई रिजर्वेशन की बात नहीं है। संविधान में ये कहा गया है कि दलित जो कुछ जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट लोगों को सरकार चाहे तो उनकी परिस्थितियों को देखते हुए उनको ST और ST को आरक्षण दे सकती है। उनको इम्पावर किया, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट। तो अच्छा, ये तो कि पहले से चला रहा था आरक्षण कुछ क्षेत्रों में, अंग्रेजों के ज़माने में भी था थोड़ा बहुत, अंग्रेजों के ज़माने में भी रिजर्वेशन था, जैसे उससे भी पहले था। तो लेकिन आपका जो आज की जातियों का है, ये तो पहले नहीं था ना, ये तो संविधान के आने के बाद जब वो शेड्यूल कास्ट कमीशन बना तो उसने जाति बनाई है, जातियाँ बनाई। तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग का हजारों साल से ऐसा चला, कैसे ये जातियां ही शेड्यूल कास्ट किया, बैकवर्ड कास्ट तो बनी भारत के आजादी बाद में, कि कौन कौन जाति बैकवर्ड है, कौन कौन जाति शेड्यूल कास्ट है। ये कैसे आप कह सकते हैं कि हमारा हजारों साल से सोचो। अच्छा, बैकवर्ड कास्ट की उत्तर प्रदेश की बात करें, बैकवर्ड कास्ट में पिछड़ी जातियों में 79 जातियां हैं, 79, और दलित जाति और ST एक्ट में 61 जातियां हैं। अब 61 जातियों में मैं आप ही के सवाल पूछूं कि आप कितनी जातियों को जानते हैं शेड्यूल कास्ट की? 2-3 जातियों को जानते हैं, कोई नहीं जानता, और 79 जातियों के पिछड़े में कौन जानता? अब 79 जाति, एक बंजारा जाति है, ततवा जाति है, इनके बारे में कौन जानता है? और उनको कुछ मिला भी नहीं। तो अब ये जो, और तो जो आपने सवाल पूछा कि 10 साल के 10 साल का था, उन्होंने संविधान में ये व्यवस्था की थी। आरक्षण तो संविधान की व्यवस्था नहीं है, लेकिन विधायिका में, जैसे विधानसभा में और लोकसभा में, ये व्यवस्था उन्होंने कर दी थी कि 10 साल के लिए ये लागू किया जाएगा। 10 साल, अब फिर इसे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया घटाया नहीं, ये कुछ नहीं लिखा। अच्छा, केवल 10 साल। अच्छा, कोई घटाया, लेकिन चल अभी भी रहा है, इसीलिए चल रहा है कि उसके बाद राजनीति आ गई। तो ये आरक्षण 10 साल में ही राजनीति बन गई, तो जिसको अब वोट की राजनीति, तो राजनीतिज्ञों की ये बिल्कुल मुद्दा बन गया राजनीति का। क्या तो अब पहले तो ये बना, देखिए, अब पहले बना विधानसभा वाला, लोकसभा वाला, जो 10 बार 10 साल के लिए बढ़ रहा है। दूसरे बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आरक्षण दिया, इम्पावर था, उन्होंने आरक्षण दिया, तो शेड्यूल कास्ट का वो बना। फिर जब शेड्यूल कास्ट का आरक्षण हुआ तो फिर राजनीति कहाँ आ गई? बैकवर्ड क्लास पर। मतलब बैकवर्ड कास्ट का लिखा नहीं है संविधान में, बैकवर्ड क्लास लिखा है। रिजर्वेशन एक तरीके के पॉलिटिक्स का राजनीति हो गई, हथियार हो गया। तो इसी तरह, इसलिए इसका देखिए, अब चूंकि पॉलिटिक्स का अधिकार हो गया इसका, तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है कि जैसे मैंने कहा कि पिछड़े जाति को नेता बन गए हैं यादव, कुर्मी, 2-4 मुख्य प्रमुख, हाँ, जो प्रमुख है कुर्मी और यादव, 2 ही प्रमुख हैं। इनके नेता बन गए ये। दलितों के नेता वो ST ST तो छोड़िए, पहाड़ों की बात कम है, ST वाले। SC के नेता कौन जात बन गई? चमार और जाटो, बस 2 ही हैं। अब यही लोग तो इसका राजनीतिकरण हो गया, तो इसके वो नेता बन गए। अब उनको ये नहीं पता कि 61 जातियों में उनका हक मार मार के आप अपना नेतागिरी चमका रहे हैं। 61 जातियों में तो उनका आप जाइए तो
उनकी कम से कम 55 जातियां हैं जिनको कुछ नहीं मिला है, समझा आपने। और दूसरी तरह बैकवर्ड कास्ट में ये तो बाद में आया ना। और ये सारे नेता जो है इन जातियों को ब्राह्मणों से लड़ाते हैं। अब चूंकि ये है, अब देखिए, अब वो ये कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि खा रहे हैं कि ब्राह्मण खा गया नहीं, और जबकि सच्चाई है कि खुद खा रहे हैं। हाँ। खा रहे हैं कि दाल ये पिछड़े में यादव कुर्मी या जो भी 2-4 और जाती है, यही तो उनके तक नहीं पहुंचने दे रही हैं। उनका हक उनके तक नहीं पहुंचने दे रही। ये तो उनको कहना चाहिए कि भाई हमारी जाति में आज जितनी भी सीट आ रही है हम बांट दें सब। उनको ये कहना चाहिए ना। वो बांटी बात नहीं कर रहा है, वो उनके सारे सीट ले रहे। अगर मान लीजिए कि 60 सीट है तो 50 सीट ले लेंगे यादव जी, 10 सीट ले लेंगे कुर्मी, या 10 सीट कुर्मी ले लेंगे, 50 सीट यादव जी पा जाएंगे। बस यही 2-4 जातियां पाएंगे। बाकी की चिंता नहीं है कि आप कभी किसी बंजारे को अधिकारी पाए हैं क्या? ना, कहीं नहीं। तत्वा को किसी को आप अधिकारी कहीं नहीं। तो क्यों नहीं पाएंगे? आखिर में उनके ही लिए तो आप राजनीति कर रहे हैं, उनको जाने नहीं देते। अब लेकिन उनको कुछ समझाना तो वही है। तो ये समझाते हैं कि भैया आपके सारे जो हक ले रहे हैं पंडित जी लोग। अब ये पंडित से क्या, वो तो उसमें जा ही नहीं सकते। पंडित लाख कोशिश करो उसमें पिछड़े में जा नहीं सकते, दलित में जा नहीं सकते, तो पंडित कैसे मारे उनका हक? ये बात मैंने जो नैतिक पार्टी के माध्यम से लोगों को समझा रहा हूँ कि भैया ये तो ब्राह्मणों के भी पॉलिटिक्स आप करते हैं नैतिक पार्टी के जरिए, ब्राह्मणों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो ये ब्राह्मणों को एकजुट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ब्राह्मण तुम अपने हक के लिए मारो। हमने कहा कि ये जो ब्राह्मणों पर बार बार आरोप लग रहा है कि ये खा रहे हैं, मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि ब्राह्मणों, देखिए आप गाली कब तक सुनते रहेंगे? अगर गाली सुनेंगे तो ना अपना भला कर पाएंगे और न जिनका ये हक मार रहे हैं उनका भला कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि ब्राह्मण लोग, आपका हमेशा शुरू में जब भी समाज में विकृतियां आई हैं तो ब्राह्मण ने बढ़ चढ़ के उसमें योगदान किया है। ये समाज की विकृति में क्यों नहीं आ रहा? देखिए कम्युनिज्म में ब्राह्मण आए, सोशलिज्म में ब्राह्मण आए, जितने भी सुधार आए ब्राह्मण आगे बढ़े, तो भाई इसमें इस सुधार में क्यों नहीं आप योगदान कर रहे हैं? तो आज ये सुधार के लिए आपका जरूरत है कि जो हक ये 2-3-4 जातियां पिछड़ों में मार ले, उन लोगों को मार रही हैं। 70 जातियों में से 79 जातियों में 75 जातियों हक मार रही हैं, और वो 61 जातियां हैं दलितों की, उसमें 55 जातियों हक मारे। तो आप भी उठाओ, और आप ये कैसे मान लो कि आपकी बात वो नहीं सुनेंगे? आपको ये डर है क्योंकि उन्होंने, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण जाए उपेक्षित जातियों, हम उनको उपेक्षित जाति कर रहे हैं, उपेक्षित जातियों के बीच जाए और बताए कि भाई देखिए हम आपका हक नहीं मार रहे हैं, ये मार रहे हैं। एग्जैक्टली यही मैं कर रहा था। मैं ब्राह्मणवाद नहीं चला रहा हूँ। ये लोग हमको दुष्प्रचार कर रहे हैं कि पांडे जी ब्राह्मणवाद चला है। कोई ब्राह्मणवाद नहीं इसमें। हमने कहा ब्राह्मणों का ये दायित्व है कि जैसे पहले उन्होंने राजनीति में जब भी समस्या समाज में आई है, देखिए ब्राह्मण का तो अगर वहाँ तो जो भी कुछ है समाज में तो क्यों है? एक उनके ब्राह्मणत्व और दूसरा उनका सामाजिक चिंतन। इसके अलावा कौन सा ब्राह्मण है कि जो कोई बड़ा चला है? कभी ब्राह्मण पूंजीपतियों के नाते जाना नहीं जाता है, ब्राह्मण कोई और चीजों के कारण जाना नहीं जाता है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स में हम इधर की पॉलिटिक्स देखें 10-15 सालों की, तो ब्राह्मण उपेक्षित नहीं है पॉलिटिक्स में? हो ही जाएंगे ना। अब ब्राह्मण की उपेक्षा क्यों हो गई, उपेक्षित क्यों हो गई? क्योंकि संख्या खत्म। अब उन्होंने समझा दिया। नहीं, संख्या क्यों थोड़े खत्म है, संख्या तो है ही है, बताया गया कि नहीं है, ये उनको ये बताया गया। लेकिन उन्होंने जो ऐसा करके बता के उन्होंने वो जोड़ लिया, उन्होंने जोड़ लिया जो जितने पिछड़े और वो देखिए अब क्या करते, आज की पॉलिटिक्स क्या चली, इस आरक्षण से मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। तो आजकल राजनीति ही चल रही है, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। अब बताइए आरक्षण से उसका क्या मतलब है? मुसलमानों का कोई मतलब जातियां हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म का तो कोई मतलब नहीं है। तो आरक्षण का ये इन लोगों ने राजनीति के नाते कि ब्राह्मण न आने पावे, चाहे ये लोग सत्ता न पावे, खाली यही लोग पावे 2-4 जातियां, मतलब 2-4 जातियां ही सत्ता में आ जाएं, इसलिए तीनों का गठबंधन बना लिया। देखिए पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोग और अल्पसंख्यक से क्या लेना इस लड़ाई में? आरक्षण की लड़ाई में अल्पसंख्यक कहीं दूर दूर तक कोई उनका मतलब है नहीं है। क्यों जुड़ना है? यही ब्राह्मणों को जाके जानना पड़े। तो मैं वही कहता हूँ कि ब्राह्मणों, आप ब्राह्मण बात चलाना आपका काम नहीं है, न धर्म है आपकी ताकत जो है सरकार नहीं है, आपकी ताकत समाज है, समाज है आपकी ताकत। और इन लोगों ने समाज में जाना छोड़ दिया, क्योंकि ये भी उसी धर्म में बह गए। समाज में जाइए, समाज में जाके ये लोगों को बताइए, साफ साफ बताइए कि मैं आपका कोई हक नहीं ले रहा हूँ, आपका हक यही लोग ले रहे हैं। और उन सारे उपेक्षित जातियों को, जो उपेक्षित जातियां हैं, इन 4-5 जातियों को निकाल दीजिए, पिछड़ों का, उनका, उन सबको बताइए, सबको बताइए। मुसलमानों को बताइए, मुसलमान में भी कुछ पिछड़ी जातियां, वो भी कुछ नहीं पाते हैं, उनका हक सब यादव, वो यही पिछड़े में यादव
कुर्मी उर्मी, कभी आपने सोचा है कि किसी दर्जी को नौकरी मिली है? वो तो पिछड़े में है, दर्जी को भी तो मिलनी चाहिए। तो कभी मिली है क्या नौकरी? तो उनका हक जुम्मेदार उनको बताइए। और वो आपको जब उनके लिए लड़ेंगे तो आपके साथ आएंगे, तो आपकी संख्या बढ़ेगी। तो आपकी संख्या हो जाएगी तो आप ही देश में जो आपकी भागीदारी जो कम होती जा रही, जो आप कर रहे हैं, कम कैसे होगी? फिर तो वो लोग आपको नेता मानेंगे तो आप वहाँ बैठेंगे। चूंकि आप पॉलिटिक्स भी करते हैं, आज की पॉलिटिक्स में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, करीब अगर उनका पूरा कार्यकाल 10 साल का ये होगा, बहुत लंबे समय बाद कोई मुख्यमंत्री इतना लंबा कार्यकाल पूरा कर रहा है, उनको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मेरे दृष्टिकोण से इनका जो प्रशासनिक नियंत्रण समझ है, वो तो मैं नहीं समझता कि ये अच्छा है। क्योंकि ऐसा नहीं, देखिए, प्रशासनिक नियंत्रण और लोगों के, जनता के बारे में सोच होता तो क्या होता? अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, घर मकान सुविधाएं, आम आदमी की जो जिंदगी से जो चीज़ जुड़ी हुई हैं वो मिलना चाहिए ना। आपने एक पकड़ लिया कि लॉ एंड ऑर्डर, दबंगई की मतलब सख्ती से लॉ एंड ऑर्डर, तो आप जानते हैं कि शक्ति चाहिए, प्रशासन में शक्ति चाहिए, लेकिन उसके साथ प्रशासन में शक्ति के साथ न्याय भी चाहिए। न्याय पक्ष सरकार में बिल्कुल नहीं है। दूसरा, भ्रष्टाचार। लोग अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो फिर कैसे मानेंगे अच्छी सरकार है? तो ये भी खत्म। रोज आप किसी भी एक बार हॉस्पिटल में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में, कभी इन्होंने नजर डाली कि किस तरह से बिलिंग हो रही है? कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया? शिक्षा में किस तरह प्राइवेट वाले लोगों का शोषण कर रहे हैं? कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी उन्होंने बनाया? मकान में बिल्डर्स किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में लूट रहे हैं लोगों को, आपने कोई उस पर कंट्रोल किया? तो जो आम आदमी की जिंदगी अगर बेहतर नहीं कर पाए तो हम कैसे कह देंगे कि इनकी सरकार अच्छी है? अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको किस, अब ये इन दोनों में यही फर्क है। अखिलेश यादव की जो सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, क्यों? उसका भी रीजन है, बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत उसके लिए दिमाग लगाना चाहिए। क्या होता है कि अखिलेश यादव का अपना जो कैडर, जो जाति कैडर है, उस पर उनका नियंत्रण रहता नहीं, और वो सब गाँव चल के जमीन कब्जा करो, ये करो वो करो। ये परसेप्शन है कि वाकई में वाकई है। आप देखिए, जैसे एक बार देवरिया घटना घटी, तो यादव और ब्राह्मण का घटना, ये वास्तव में ये लोग थाने बैठने लगते हैं। अब इनकी पता नहीं कैसी प्रवृत्ति है, जैसे अखिलेश यादव आएंगे। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो, हाँ, डेवलपमेंट में तो हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश ने जैसे खास करके लखनऊ, नोएडा, पैडा के बहुत सारे डेवलपमेंट किए, तो ये पक्ष तो उनका डेवलपमेंट वाला है। ये वो इनसे बेहतर है, मैं कह सकता हूँ योगी जी से बेहतर है, लेकिन वो पक्ष उनका बहुत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर का। तो इसलिए वो लगता है कि ये अच्छा, जितना ये योगी जी का भी ये नुकसान करता है जनता को, कुछ नहीं मिल रहा, उसी तरह से वो उनका लॉ एंड ऑर्डर है, जब ठीक नहीं रहेगा तो वो आपको जनता तो और ज्यादा तबाह हो जाती है। जनता भाई भूखे रह जाएंगे, लेकिन बेइज्जत तो ना हो, उनके में तो बेइज्जती शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी करप्शन के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री बने थे, अन्ना का आंदोलन चल रहा था, 10 साल उनकी सरकार को पूरे हो गए, 11वें साल में वो चल रहे हैं। क्या देश में करप्शन कुछ डाउन हुआ नरेंद्र मोदी के समय में? कैसे? कोई हमको तो नहीं लगता है कि इन्हीं के ज़माने में इतने भ्रष्टाचारी बाहर आए और एक भ्रष्टाचारी वापस नहीं आया। अगर छोटे छोटे करप्शन की बात छोड़ दीजिए, एक भ्रष्टाचारी आएगा। और एक आप बता दीजिए कि योगी जी का, ये नरेंद्र मोदी जी ने कार्यक्रम पर घोषणा पर घोषणा, कौन सा ऐसा घोषणा है जो कि 100%, हम बड़े बड़ी चीज़ों की बात नहीं कर रहे, मंदिर बन जाए, ये बन जाए, कॉरिडोर बन जाए, ये सब तो बड़ी बात है। आप शौचालय का, मोदी जी ने पहले बार जब 1914 में प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने कहा गांव घर शौचालय बना दे, कहा था ना, लाल किले से कहा था। आप गांव में जाइए, मैं तो गांव में जाता रहता हूँ, छोटी छोटी मीटिंगें करता हूँ, देखता हूँ, बहुत सारे हमारे वीडियो भी बना। मोदी जी के जो 5 गांव, जो मोदी जी ने गांव जो लिए थे ना, गोद लिया था, मैं वहां गया, वहां की भी स्थिति वीडियो बना के मैंने दिखा रखा है। आप उन शौचालयों की हालत देखिए कि वो, आप बताइए, 1200 का शौचालय देते हैं, 12,000 रुपये का, उसमें 5,000 घूस ले लेते हैं लोग, 7,000 में कौन शौचालय बन जाएगा? अब पानी की व्यवस्था नहीं, आज पानी की व्यवस्था नहीं, फिर वो शौचालय का मेंटेनेंस का कौन था? गरीब आदमी जो है, बड़ी मुश्किल से, तो जो गरीबों के लिए आपने दिया शौचालय, तो कौन उसका 2 साल में फाटक टूट जाता है, 2 साल में सेफ्टी टैंक खराब हो जाता है, तो कहाँ से पैसा लाएगा? बच आ रहा है। इसको भी सोचना चाहिए। जो प्रोग्राम आपने लिया,
दूसरा इनका प्रोग्राम था कि गांव को हर सांसद गोद लेगा। उस पर मैंने पीआईएल किया, पीआईएल का रखा। उस पर पीआईएल किया, मैंने कहा था ये जो गोद लेना है, ये कौन सांसद जो है जाके गांव का हालत देखिए, किस सांसद ने उसको कर दिया। सांसद कहते हैं कि इसके लिए पैसा तो मिला नहीं, तो हमको सांसदी का पैसा खर्च करना पड़ेगा। सांसदी का पैसा खर्च करें तो एक गांव में क्यों करें, पूरा सांसदीय क्षेत्र में कर देगा। उस पूरी स्कीम को ऐसी की तैसी हो गई, खत्म हो गया, अब कोई चर्चा भी नहीं कोई करता है। तो ये बड़ी बड़ी बातें लगती हैं कि भाई कि मोदी जी कर देते हैं और घोषणा भी कर देते हैं और शानदार प्रचार भी हो जाता है, इतना प्रचार हो जाता है कि जैसे तो मतलब केवल प्रचार ही हो उजाला हो गया। लेकिन जमीनी है कि इम्प्लीमेंटेशन, बेहतर सरकार वही मानी जाएगी जो कहे वो जिसके लिए कहे उस तक पहुंच जाए, तब तो सरकार बने। अब चूंकि एक चीज उनका बस हमारे समझ से गांव में जाए तो एक ही चीज उनका कहा जाता है, राशन मिल रहा है मुफ्त का, और कोई चीज गांव वालों को अनुभव होता नहीं है। अगर कर रहे हो तो अनुभव नहीं हो रहा, मैं ये कहूँगा कर रहे हैं तो अनुभव नहीं हो। और बाकी जो शिक्षा स्वास्थ्य की तो हालत मोदी जी ने को भी समझना चाहिए। उन्होंने दे दिया 5 लाख का वो बुजुर्गों को और 70 साल के ऊपर वालों को व्यवस्था। अब ये सारा वो भी करप्शन का अड्डा बन चुका है। हर चीज का तो करप्शन का अड्डा बनता जा रहा है। तो 75 साल में हम इस देश को भ्रष्टाचार में हम जो, मैं तो ये कहता जो 87 मैंने उठाया था वही बात नहीं, उससे चौगुना बढ़ गया। उसके बाद अभी मैंने 75 साल किताब लिखी थी, उसमें लिखा कि भैया जो मैंने लिखा था 40 साल 87 में, 75 साल देश की आज़ादी फिर लिखा है मैंने। हमने कहा उसमें तो हर चीज़ चौगुना बढ़ चुकी है, अब क्या मैं करूं। अब अगर भगवान 100 साल जिंदा रखेंगे तो 100 साल का भी लिखूंगा। चंद्रभूषण पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने का। और मैं आपसे एक बार फिर बात करूंगा पीआईएल को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे पीआईएल्स करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता पॉडकास्ट, तो केवल और केवल पीआईएल पर हम बात करेंगे। अगला जो पॉडकास्ट होगा जिसमें हम पांडे जी से केवल जितनी पीआईएल उन्होंने की है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों के खिलाफ उन्होंने पीआईएल की, जैसा अभी उन्होंने जिक्र भी किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।